हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय रेलवे द्वारा आरपीएफ का नोटिफिकेशन आज रिलीज कर दिया गया है। जो डिटेल नोटिफिकेशन है, आज से एक महीने पहले ही एक नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसमें बता दिया गया था कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। तो आज उसका एक डिटेल नोटिफिकेशन साइट पर आ चुका है। पूरा नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको आरआरबी की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सेशन में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज आपको क्लियर करने वाला हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल की अपन बात करने वाले हैं कि कैसी प्रोसेस होगी, क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीजों को ले जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आइए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं इस बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत सेशन की। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एग्जाम टूडे। सर्वत्र विजय अर्थात हमेशा आपकी ही विजय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आरपीएफ ने इस बार बहुत कुछ बदलाव करे हैं और उस बदलाव को लेकर ही मैंने ये सेशन बनाया है। सबसे पहले तो इस बार दो पोस्ट कांस्टेबल के अंडर रखी उन्हें। एक पोस्ट है आरपीएफ, जिसको बोलेंगे अपन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो नॉर्मल स्टेशन होते हैं, जहां पर ज्यादा गतिविधि नहीं होती, वहां पर आरपीएफ को तैनात किया जाता है। और आरपीएसएफ मतलब यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, मतलब यहाँ पर जो स्टेशन जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, आतंकी हमले हो सकते हैं, जहां पर मारने लूटने की घटनाएं ज्यादा होती है, वहां पर यहाँ पर आरपीएसएफ को लगाया जाता है। तो यहाँ पे आरपीएफ और आरपीएस दोनों उसके ही अंडर है, आरपीएफ के अंडर है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 02/2024 है। मतलब ये जो एक आपका नोटिस आया है, वो इसके थ्रू आया, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। उससे पहले आप सबसे शुरुआत करते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल में कुछ अपन महत्वपूर्ण दिनांक, महत्वपूर्ण डेट्स और की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके जो एप्लीकेशन चालू होने वाले हैं, वो 15 अप्रैल 2024 को स्टार्ट होने वाले, अर्थात कल सुबह से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट डेट तो यही है। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो फॉर्म्स आए हैं, जो एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट होगी, वो दोस्तों आपके पास 14 मई 2024 होगी। आज रात को 14 मई 2024 की रात 12 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण डेट है, जिसमें मॉडिफिकेशन डेट है। मतलब यहाँ पे अपनी यदि किसी फॉर्म में भरते समय आपसे कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए आपको एक विंडो उपलब्ध करवाई जाएगी, जो 15 मई से लेकर 24 मई तक आपके पोर्टल पर दिखाई देगी। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखनी होगी। यहाँ पे जो एप्लीकेशन ओपन होने वाले हैं, वो 15 अप्रैल से चालू होने वाले, और जो क्लोजिंग होगी वो 14 मई को होगी। अब थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं अपन कि आरपीएफ कांस्टेबल में क्या बेसिक चीजें होती है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है, मैं यहाँ पर कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। जो आरपीएफ कांस्टेबल है, उसकी इस सेशन में बात कर रहे हैं, जिसका पे लेवल, मतलब यहाँ पर जो बेसिक सैलरी जो मिलती है, उसका जो लेवल रहेगा वो 03, मतलब तीसरे लेवल की जो है कांस्टेबल आती है। इंटेल में मतलब जो बेसिक सैलरी होगी 21,700 होगी दोस्तों। जो ही एसएससी जीडी में होती है, वही यहाँ पे आरपीएफ को मिलती है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये मेडिकल स्टैंडर्ड आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। उसके बाद एज की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर एज, यहाँ पर बहुत अच्छा आरपीएफ ने इस बार करा है कि 3 साल की छूट दे दी है आरपीएफ ने। 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के लोग यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 4,208 टोटल वैकेंसी। कितनी दोस्तों? 4,208 टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि एज रिलेक्शन जो दिया है, वो 3 साल का दिया है, वो कोविड-19 के कारण दिया है। जो एज में रिलेक्शन दिया है, वो 3 साल का इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 आया था। तो यहाँ पे आरपीएफ की जो नॉर्मल एज होती है, वो दोस्तों 18 से 25 वर्ष होती है, लेकिन इस बार अपर लिमिट को बढ़ा दिया गया, लोअर लिमिट को बढ़ा दिया गया, इसमें 28 ईयर्स कर दी गई है। तो आप पे यहाँ क्लियर होगा कौन कौन भर सकता है। 18 से 28 साल वाले व्यक्ति इसमें भर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एज रिलेशन जो कैटेगरी वाइज दिया जाता है उसकी बात कर ले। सबसे पहले मैं बात करूँगा एज लिमिट कहाँ से गणना की जाएगी, तो 1 जुलाई 2024 से। हाँ दोस्तों, कहाँ से गणना की जाएगी? 1 जुलाई 2024 से एज को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। पोस्ट है कांस्टेबल एग्जीक्यूट की पोस्ट है, जिसमें नॉर्मल एज जो रहती है वो 18 से 25 रहती है, लेकिन इस बार विशेष छूट दी गई है।
जो कोविड आया था उसके कारण, इसीलिए इसे 18 से 28 वर्ष कर दिया गया। अब यदि मैं कैटेगरी वाइज इसको देखूं तो कैटेगरी में कौन से कैटेगरी को कितने वर्ष की छूट और मिलती है। ये 28 तो सभी के लिए, मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सब, लेकिन इसके अलावा एससी एसटी को और 5 साल का रेस रिलेक्शन मिलता है। इसके कारण जो एससी एसटी में विद्यार्थी है वो 33 वर्ष तक की आयु वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल लेयर में होते हैं उनको अलग से 3 साल का एज रिलेशन दिया जाता है, अर्थात यहाँ पे 28+3 मतलब 31 साल तक के जो ओबीसी के विद्यार्थी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। 33 वर्ष जो SC ST के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 31 वर्ष जो ओबीसी के कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी है उनका जो है 28 वर्ष तक की आयु के सारे विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं एक एज ग्रुप्स की बात कर लेते हैं जो 18 से 28 वर्ष है। अपर लिमिट ऑफ बर्थ एट, देखिए अपर लिमिट मतलब कौन से अंतिम जो डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं तो 2 अप्रैल 1996 वाला विद्यार्थी, उसके बाद वाले सभी विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले वाले अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी में 2 अप्रैल 1993 वाले विद्यार्थी, हाँ दोस्तों ओबीसी में जो नॉन क्रिमिनल लेयर में है वो 2 अप्रैल 1993 वाले विद्यार्थी, उसके बाद वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते। SC ST की यदि मैं बात करूं तो 2 अप्रैल 1991, हाँ दोस्तों 2 अप्रैल 1991 तक के विद्यार्थी SC ST में अप्लाई कर सकते हैं। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ मतलब 1/7/2006 ये है मिनिमम। इससे पहले, इसके बाद का ही जन्म होना चाहिए, इसके पहले के जन्म वालों को नहीं लिया जाएगा। तो जो लोअर लिमिट है वो है मतलब 18 वर्ष, अब 2006 के बाद के विद्यार्थी हो गए हैं तो एक एक 1/7/2006 तक जो है लोअर लिमिट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि बात करूँ, हाँ दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो 10वीं पास के विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना है कि 14 मई 2014 के पहले आप 10वीं पास हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। हाँ दोस्तों 14 मई 2024 के पहले पास हो जाना चाहिए। whose awaiting result for their final examination should not apply, मतलब यदि 14 मई 2014 तक आपको 10वीं का रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया मिनिमम एजुकेशन क्या है, तो 10वीं पास होना चाहिए विद्यार्थी। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता है। उसके बाद पीईटी और पीएमटी होगा जिसको फिजिकल इन्फिनिटी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कहा जाता है। उसके बाद का डीबी होगा जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहा जाता है। अब उसके बाद सीबीटी की यदि मैं बात करूँ, सीबीटी जिसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहा जाता है, इसमें टोटल ड्यूरेशन मतलब आपको 90 मिनट दिए जाएंगे और टोटल क्वेश्चंस जो होंगे, प्रश्न जो होंगे 120 होंगे। हाँ दोस्तों कितना समय होगा आपके पास, 90 मिनट होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, एक सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। नो मार्क्स शुड बी नॉट अटेम्प्ट, यदि आप किसी प्रश्न को टिक या अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा और कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स आपका कटेगा। हाँ दोस्तों कितनी नेगेटिव मार्किंग है, बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इस बार रहेगी क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पीटी और पीएमटी में क्या होगा। जो बच्चे सीबीटी एग्जाम क्लियर करके आएंगे, है ना, जो सीबीटी करवाएंगे उनका पीईटी और पीएमटी होगा। अब कितने बच्चों को लिया जाएगा, तो जो सीबीटी में जो टोटल वैकेंसी है अपनी 4208 का 10 गुना मतलब लगभग 42,000 विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या करेगा, पीटी और पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कैटेगरी मेल कैटेगरी की बात करता हूँ। उसमें पीटी पीएमटी में क्या होगा, तो 1600 मीटर की रनिंग होगी जो 5 मिनट 45 सेकंड में करना है। हाँ दोस्तों 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर, बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद मैं हाइट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हाइट की यदि मैं बात करता हूँ तो 165 हाइट होना चाहिए। किस किस की, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। हाँ दोस्तों मेल कैंडिडेट जो है मेल कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे उनकी 165 हाइट होना चाहिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और 160 हाइट होना चाहिए एससी और एसटी की। तो समझ में आ गया हाइट कितनी होनी चाहिए, 165, और एससी और एसटी के लिए कितनी, 160। लॉन्ग जब आपको 14 फीट कूदना है। चेस्ट की यदि मैं आपको तो 80 से 85 होना चाहिए, या जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए।
और SC/ST के लिए 76 से 81 के बीच में होना चाहिए। 76 और 81 है ना। हाई जंप 4 फीट हाई जंप है इस बार, मेरे साथ से थोड़ा सा बढ़ा देगा, पिछली बार 3.9 थी, इस बार 4 फीट कर दी है। अब कैंडिडेट की बात करता हूँ तो फीमेल कैंडिडेट्स की भी बात कर लेता हूँ। 800 मीटर रनिंग हो गया आपके 3 मिनट 40 सेकंड। हाँ दोस्तों, 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कितना 800 मीटर दौड़ना है। हाइट की बात करूँ 157 होगी जनरल OBC और EWS की, 152 होगी SC और ST की। लॉन्ग जंप होगा आपका 9 फीट, चेस्ट नहीं होता है। हाई जंप की बात करो 3 फीट आपको हाई जंप भी करना है, तो महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा PAT हो सकता है। उसके बाद टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया गया 4208 टोटल वैकेंसी। इसमें से मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ तो जनरल में 1450 वैकेंसी है, SC में 536 वैकेंसी है, ST में 268 वैकेंसी है, OBC में 966 वैकेंसी है और EWS में 357 वैकेंसी। इस हिसाब से मेल कैंडिडेट की बात कांस्टेबल की बात करें तो 3577 वैकेंसी हैं, 3577। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो जनरल में 256 है, SC में 95 है, ST में 47 है, OBC में 170, EWS में 63 है और टोटल 631 वैकेंसी महिलाओं के लिए है ना। ये 15% आरक्षण दिया गया है इस बार, है ना। और यहाँ पर एक्स सर्विस की बात करूँ टोटल वैकेंसी का 10% 420 वैकेंसी किसकी एक्स सर्विस मेंस की है। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा अच्छे तरह से समझ में आएगा। सिलेबस और CBT एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। RPF कांस्टेबल की बात करूँ तो क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पूछा जाएगा, कितना नंबर का पेपर होगा। तो एक ही एग्जाम होगी आपकी जो CBT होगी सबसे पहले, जिसमें अर्थमेटिक होगा, रीजनिंग होगा और जनरल अवेयरनेस होगा, जिसे GK भी कहा जा सकता है। तो अर्थमेटिक मतलब बेसिक गणित आएगा जो 35 नंबर का होगा, रीजनिंग होगी जो 35 नंबर की होगी और GA मतलब जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का होगा। तो कुल मिला के 120 प्रश्न आएंगे जिसमें 90 मिनट दिए जाएंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।